हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था। राजा की उपाधि दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय के ये पिता थे, यानी कि मुगल वंश के कह सकते हैं द्वितीय अंतिम शासक थे। ये ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारतीय इतिहास में शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से किसे जाना गया? किंग मेकर के नाम से किसे जाना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर राजा की बात करें जिसको निर्माताओं के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, वो है आपके शाहजहाँ। शाहजहाँ को निर्माताओं के राजकुमार के नाम से जाना गया और उनके समय में स्थापत्य कला की काफ़ी जो कि निर्माण हुआ था, स्थापत्य कला का युग उनको माना जाता है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का अंत हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह जिनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था, यानी दिल्ली पर उन्होंने आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 था और इस वक्त मोहम्मद शाह का ही शासनकाल था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? निज़ाम उल्क। निज़ाम उल्क ऑप्शन बी को टिक करेंगे। समस्त भूमि अल्लाह की देन है, यह किसने कहा था? समस्त भूमि अल्लाह की देन है, ये कथन किसका है? ये कथन है दादू मियाँ का। दादू मियाँ ऑप्शन डी। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1917 में। सार्जेंट आयोग की बात करें तो ये 1944 था और 1854 में वुड ऑफ डिस्पैच आपको पता ही होगा। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? यानी ऐसा घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र हेतु, शिक्षा के विकास के लिए। तो यहाँ पे आपका चार्टर अधिनियम 1813 बिल्कुल सही होगा, चार्टर एक्ट 1813। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा को स्टार्ट किया था कलकत्ता में 1781 में। कलकत्ता में 1781 और 1781 किसका समय चल रहा था? वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स का। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1613 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था सूरत में। सूरत में ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बंगाल के किस बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो गार्डे या फिर इसको महान मंदिर कहा करते थे? महान मंदिर या फिर पोर्टो गार्डे के नाम से जानते थे, वह है चटगांव। चटगांव ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को ये संधि पर हस्ताक्षर करते हुए बंगाल और बिहार की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, यानी रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान की थी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित हुई थी वह कौन थी? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित थी वह कौन सा है? हुगली। हुगली करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें अंबर का युद्ध यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है, अंबर का युद्ध हुआ था 3 अगस्त 1749। 3 अगस्त 1749 ये ध्यान रहेगा। सेकेंड पॉइंट प्लासी 1757, तो ये आपको पता ही है। थर्ड पॉइंट में वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 के साथ है और लास्ट पॉइंट 1764 बक्सर का युद्ध। तो कुल मिलाकर देखें तो ये क्रम से ही है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यहाँ पे जो अलग था वो है अंबर का युद्ध, ये थोड़ा याद रखेगा, बिल्कुल सही होना चाहिए 1749। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किए गए थे? सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किए गए थे? क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बंगाल में द्वैत शासन नीति को किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, जिसको समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रशासनिक व्यवस्था जो कि हम यहाँ पे अव्यवस्था है कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था?
प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिला था? जैसे आपको पता है कि डलहौजी ने स्टार्ट किया था हड़प नीति, उसके अंतर्गत कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया गया, लेकिन जो अवध था, अवध को कुशासन के प्रथा के आधार पर इसको मिलाया गया था। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे 1856 में। ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के मैकाले के मिनट से। 1835 के मैकाले के मिनट से। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये जो पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वह कौन थे? उनका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो प्लासी का 1757 में हुआ और उस वक्त जो मुगल सम्राट थे उनका नाम हम यहाँ पे रख सकते हैं, ऑप्शन बी, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था सूरत के संधि के तहत 1775 में, ये आपको याद होगा, और ये समापन हुआ 1782 में सलबाई की संधि के तहत। 1782 सलबाई की संधि के तहत। तो सलबाई की संधि सी विल बी अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी किसके शासनकाल में? तो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ? बंगाल में द्वैत शासन का लागू किया गया था, बताइए किसके परिणाम स्वरूप, किस संधि के परिणाम स्वरूप? तो इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। दूसरी संधि कब हुई थी आप कमेंट करके बताइए। पहली संधि तो मैंने आपको ऊपर बताया था, दूसरी संधि कब हुई थी ये आप नीचे कमेंट करके बताइए, और किनके किनके बीच हुआ था ये भी कमेंट करना है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आप लोगों से मुझे एक ही शिकायत है कि आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हो। बस वीडियो को देखना है, लाइक करने का मन हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपने मकसद से वीडियो को देखते हैं कि सिर्फ वीडियो को देख करके ख़त्म करना, हमारा प्रॉफिट हो। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि सर जो सामने वाले हैं उनका भी कुछ भला हो जाए। हम हमेशा बोलते हैं कि वीडियो को शेयर किया करो, लेकिन आप लोगों में से वीडियो को कोई भी शेयर नहीं करता है। यार ऐसा मत कीजिए, हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें भी इस चैनल को आगे ले जाना है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में सेंड किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि हमारा भी चैनल थोड़ा आगे बढ़ पाए। बाकी आप लोग की मर्जी, जो भी है आप ही हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो जफरनामा फारसी में किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। कैसे याद रखते हैं हम लोग? अर्जुन यानी कि 5 पांडव में से एक थे ना अर्जुन, ये इस तरह से याद रखिए। और इनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन थे? किस मुगल बादशाह थे? तो जहांगीर ये याद रखिएगा, जहांगीर। और जो तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु थे, उनके जिम्मेदार कौन थे? उनकी मृत्यु के जिम्मेदार हुए औरंगजेब थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? कितना प्रतिशत? 89% देना तय किया गया था। अगला क्वेश्चन कि उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? वो है मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई थी ये व्यवस्था, इसका नाम था रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि भारी उद्योगों का अभाव। भारी उद्योगों का अभाव, ऑप्शन बी। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया था? केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था, और वो था चाय। वो था चाय। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, चाय।
और पूरी तरह से समाप्त करने की जब बात कही जाती है तो वो आपका 1833 होगा, पूरी तरह से समाप्त किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ? देखिए जस्ट अभी जो ऊपर हम लोग बताया था कि अंतिम रूप से पूरी तरह से समाप्त कब हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833, ऑप्शन बी। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? आधुनिक उद्योग के अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी है किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। चौथ क्या हुआ करता था? चौथ जो होता, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर को चौथ के रूप में जाना जाता था। इनके समय में एक और जो कर था सरदेश मुखी के नाम से जाना जाता था, वो भी याद रखिएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक के रूप में बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताया था कि 30 मार्च तक हम लोग के जो एप्लीकेशंस पे कोर्स है उस पर ऑफर चल रहा है, तो आज ये ऑफर का आखिरी डे है। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। और आपको पता है एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 24 अप्रैल को एग्ज़ाम्स मोस्टली पॉसिबल है कि ये होने वाला 24 अप्रैल को। तो ऐसे में बस आपके पास मात्र बचते हैं 20 दिन। 20 दिन में अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का कलेक्शन है जहाँ से आप रिविजन्स कर सकते हैं उस नोट्स के थ्रू, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको 299 में मिल रहा है। 399 का कोर्स है लेकिन 299 में मिल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए, यानी जस्ट अब कुछ घंटों बचे हैं, तो जा करके आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, जा करके वहाँ से इस PDF फॉर्मेट वाले जो नोट्स हैं वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है यार। आप अगर उतना कवर कर लेते हो 20 दिन में तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिलहाल बात करते हैं राइट आंसर का। यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे पानीपत के तीसरे युद्ध के समय, 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, सेकेंड हुआ था 1556 और थर्ड 1761। ये सभी डेट याद रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार बने थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय, इन्होंने 1802 के बेसिन की संधि के तहत, बसीन कह सकते हैं, बेसिन कह सकते हैं, इस संधि के तहत इन्होंने स्वीकार किया था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही बन जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी SN सेन के द्वारा। 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ असफल हुआ। इसका कारण क्या था? क्यों असफल हुआ? इसका कारण हम यहाँ पे ऑप्शन डी को रखेंगे, उपरोक्त सभी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे तुलना में, भारतीय सैनिकों की तुलना में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा इन सभी कारणों की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन के संबंधित है? 9 संगठन से संबंधित। पूना, आपको पता है पूना संगठन किया गया था भारतीय और यूरोपीय के सैनिकों के बीच, तो ये था पीला आयोग। बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे? वो कौन थे? ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी, इन्हीं का नारा था वापस वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया? तो इतने खतरनाक नामों से इनको बुलाया गया था जो कि काफ़ी फेमस थे। राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका मुख्यालय स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया गया था? तो मुख्यालय बनाया गया था बाद में लाहौर में बनाया गया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलती हो जाएगा। पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें कि पुनः वेदों की ओर लौटे तो ये नारा था दयानंद सरस्वती जी का, लेकिन अगर इन सभी लाइन को अगर एक दूसरे में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। श्री अरविंद घोष ने ये बात कही थी, पुनः वेदों की ओर चलो न कि वैदिक काल की ओर।
भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? चलिए हम एक एक करके देखते हैं। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए, या फिर यहाँ पे महादेव गोविंद रानड़े के साथ मैच करेंगे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के साथ मैच होगा, यानी ए का 2 के साथ मिलना चाहिए। ए का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं में मिल रहा है और बी का फर्स्ट यहाँ पे मिल ही जा रहा है, तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं सी बिल्कुल सही हो जाता है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान करना किसका मुख्य कार्यक्रम था? ये था आपका सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था सत्य शोधक समाज। निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए महार आंदोलन चला था? 1927 में ये आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन की 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पटना इसका मुख्य केंद्र था, तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।